बात करते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की, जहां प्रदेश में आज से बसें चलेंगी। शुक्रवार को बस संचालकों और सरकार के बीच समझौता हुआ है, जिसके बाद बस संचालकों ने फैसला लिया है। सरकार ने बस संचालकों की मांगें मान ली थी। बसों का जून का टैक्स माफ कर दिया गया है। बसों का किराया बढ़ाने पर बैठक में सहमति बन गई है। मुख्य मुद्दा है, केंद्र सरकार ने जो 13 रुपये के लगभग डीजल के रेट में वृद्धि की है वो असहनीय है। वो वाइबल नहीं है आज के समय में गाड़ी चलाना। इसके बावजूद चूँकि सरकार की भी मंशा है गाड़ी चले और हम भी गाड़ी खड़ा कैसे कर सकते हैं, लेकिन दर्द तो है। केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा कि राज्य सरकार ने पूरी चीज़ों को पूरा कर दिया। हमने आदरणीय सीतारमन जी से डिमांड की है कि हमको 3 महीने की जो हमारी EMI है और इंटरेस्ट है उसको माफ़ कर दें। तो हमें ऐसा लगता है कि रायपुर शहर में सांसद हैं, छत्तीसगढ़ में 9 सांसद हैं, वो लोग भी अगर हमारी बात को दृढ़तापूर्वक अगर रखें तो हमने राज्य सरकार से जो बात की है वो उसी प्रकार से केंद्र सरकार के समक्ष अगर हमारी मांगें मान लेते हैं तो बखूबी 100% बसें चलेगी। खबर रायपुर से, जहां राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देवेंद्र प्रधान CM के OSD बनाए गए हैं। वहीं योगेंद्र नायक अपर कलेक्टर महासमुंद बनाए गए हैं। राकेश कुमार गोलचा को महासमुंद के डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं CL मार्कंडेय राजनांदगांव के अपर कलेक्टर बनाए गए हैं। ये 4 अधिकारियों के तबादले हुए हैं राज्य प्रशासनिक सेवा के। देवेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री के OSD बनाए गए हैं, तो वहीं महासमुंद के अपर कलेक्टर के तौर पर योगेंद्र नायक को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राकेश कुमार गोलचा को महासमुंद का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। इधर CL मार्कंडेय को राजनांदगांव अपर कलेक्टर बनाया गया है। CM भूपेश बघेल ने गरीब कल्याण योजना पर केंद्र सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। CM भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केवल बिहार चुनाव दिख रहा है, उन्हें छत्तीसगढ़ के शहीद जवान नहीं दिख रहे। PM मोदी ने केवल बिहार चुनाव पर फोकस रखते हुए संबोधन दिया। साथ ही CM ने छत्तीसगढ़ के 9 बीजेपी सांसदों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बीजेपी के 9 सांसदों को PM मोदी को पत्र लिखना चाहिए। सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। उनका राशन कार्ड है, उनके पास जॉब कार्ड है, 26 लाख मजदूर काम किए हैं, वो रिकॉर्ड उनके पास है। ट्रेन भारत सरकार ने भेजा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास तो ट्रेन है ही नहीं। भारत सरकार के ट्रेन से ही बैठ के वो मजदूर आए हैं। पैसा भले हम दिए किराया का पैसा, लेकिन ट्रेन की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। तो मजदूर जो आए हैं तो उसकी जानकारी भारत सरकार के पास है। तो आंकड़े बताने की जरूरत है क्या? जब किसान न्याय योजना का पैसा दे रहे हैं, वो जनधन योजना के पैसा दे रहे हैं, तो सारे आंकड़े उसके पास हैं। लेकिन उनको तो चुनाव देखना है, बिहार का फोकस तो वही था। जवान तो हमारे यहाँ भी शहीद हुए छत्तीसगढ़ के, लेकिन वो केवल बिहार प्रांत के लोगों को ही संबोधित करते रहे। यहाँ की जनता ने 9 सांसद चुन के भेजे हैं। कम से कम वो लिख के दे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो प्रधानमंत्री से आग्रह करें कि भाई यहाँ गरीब कल्याण योजना छत्तीसगढ़ को जोड़ा जाना चाहिए। हमने तो पत्र लिखा है, और ये भी भारत सरकार को पता है कि 28 में से 10 जिले हैं वो आकांक्षी जिले हैं। ये पैरामीटर भारत सरकार ने तय किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं तय किया है। वहीं CM भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केवल विरोध करना है, विरोध के अलावा बीजेपी को कुछ नहीं कर सकती। अजय चंद्राकर ने प्रदेश के राज्य चिन्ह का अपमान किया है। वहीं गोबर की पवित्रता पर CM भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर को घेरा। बारे में चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया हो, उसमें काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। उसके बारे में मैं नहीं समझता कुछ कहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं कर पा रही है, तो एक व्यक्ति को सामने ले आए विरोध करने के लिए। एक तो राज्य चिन्ह का अपमान है, उसकी तुलना दूसरे किसी चीज़ से नहीं हो सकती। दूसरा, गोबर को हम लोग पवित्र मानते हैं।
जब भी हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो गोबर से पहले लीपते हैं। अब तो टाइल्स और फ्लोरिन होना शुरू हो गया, नहीं तो इसके पहले बड़े से बड़े घरों में भी गोबर से लिपाई होती थी। आज भी जो मिट्टी के जो घर हैं उसमें अभी भी गोबर से ही लीपते हैं। चाहे हम जहाँ भोजन पकाते हैं, हमारे चूल्हा सबसे पहले गोबर से लिपाई होता है। यदि गैस सिलेंडर यदि उपयोग नहीं कर रहे हैं और चूल्हा को उपयोग कर रहे हैं तो गोबर से ही लिपाई होती है। तो गोबर हमारे लिए बहुत पवित्र है। अब वो इतने पवित्र चीज़ को के बारे में यदि कुछ कहते हैं तो उसके मानसिकता क्या हो सकती है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केंद्र सरकार को कोरोना के खतरे के बारे में आगाह करते रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी। साथ ही कोरोना के मामलों के बीच भी बाहरी उड़ानें देश में जारी रही, जिससे देश भर में कोरोना के मामले बढ़े। कोरोना काल में कोरोना जब यहाँ हिंदुस्तान आ चुका था, तब मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में लगे हुए थे, ट्रंप के स्वागत करने में लगे हुए थे। उस समय राहुल जी लगातार सचेत कर रहे थे कि कोरोना का आगमन हिंदुस्तान में हो चुका है और इसे हमको रोकना चाहिए। उस समय सरकार दूसरे कार्यों में व्यस्त रही, लेकिन उसकी चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज विकराल रूप में जो कोरोना दिखाई दे रहा है, यदि समय रहते यदि विदेशी यात्रियों को या इंटरनेशनल फ्लाइट को हम रोक लेते या आ रहे थे उसे होम क्वारंटाइन या पेड क्वारंटाइन में रख लेते तो आज स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच बयानों के तीर चले। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमन सिंह की बीजेपी में भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने रमन सिंह को केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, ऐसे में उन्हें प्रदेश के मुद्दे न उठाकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलना चाहिए। तो वहीं सीएम भूपेश के इस बयान के बाद रमन सिंह ने भी पलटवार किया और छत्तीसगढ़ को अपना कार्य क्षेत्र बताया। इस सरकार की असफलता, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार की नीति चल रहा है उसको हम लोग और आक्रामक उठाएगा। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर हूं, मगर मेरा दायित्व और मेरा कार्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ में रह के मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व संभालूंगा। भूपेश को ये चिंता नहीं करना चाहिए कि डॉक्टर रमन क्या बोलेगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि डॉक्टर रमन की क्या भूमिका। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी के गठन के बाद अब जिलों में संगठन को मजबूत करने, जिला कार्यकारिणी बनाने और हर जिले में कांग्रेस भवन बनाने का काम शुरू कर रही है। वहीं बीजेपी के नए अध्यक्ष कार्यकारिणी गठन और 11 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की कवायद में जुट गए हैं। देखिए रिपोर्ट। 2018 के बाद लगातार 1.5 साल तक अलग अलग चुनाव छत्तीसगढ़ ने देखे। अब इन चुनावों के बाद राजनीतिक दलों ने अपने संगठनों को समेटने और मजबूत करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब जिला कार्यकारिणी के गठन और बूथ कांग्रेस कमेटी के गठन पर जोर दे रही है। प्रदेश में निगम मंडल, आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्ति के मामले पर भी मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीसीसी में 3 महीने बाद जिला अध्यक्षों की बैठक ली, जिसमें निगम मंडलों में नियुक्ति और जिलों में नए कांग्रेस भवन निर्माण पर चर्चा हुई। संसदीय सचिव के लिए हमारे वरिष्ठ नेता पीआईएल लगाए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें निरस्त किया है और कुछ उन्होंने माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप ही संसदीय सचिव बनेंगे। संगठन मजबूत करने के लिहाज से बीजेपी भी पीछे नहीं है। विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी को अपने संगठन की ताकत फिर से मजबूत करनी होगी। इसके लिए नए अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जल्द कार्यकारिणी गठन को लेकर कवायद शुरू कर दी है। संगठन चुनाव के बाद 11 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी पेंडिंग है, तो नए अध्यक्ष की कोशिश है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही कार्यकारिणी बनाकर संगठन को फिर से मजबूत करें, ताकि कांग्रेस के खिलाफ फिर से पूरी ताकत के साथ सियासी लड़ाई लड़ी जा सके। देखिए, ये सत्य है कि छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से हमारे चारों जो चुनाव हैं, विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव समाप्त हो गए हैं
लगभग 3-3.5 वर्ष अभी कोई चुनाव नहीं है, वर्ष 2023 में चुनाव है। ऐसे समय में संगठन का विस्तार, संगठन के कामों को गति सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम सतत रूप से संगठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और शुरू से ही हमारा ये ध्येय रहता है, चाहे हम सरकार में हो या ना हो। हमने लगभग सभी जिलों के अंदर में हमारा कार्यालय आज नहीं 2-4-5 साल पहले बन चुका है। अब कांग्रेस 75 साल बाद अब अपने जिलों के अंदर में कार्यालय बनाने की सोच रही है। चुनावी दौर में दोनों दल अपनी ताकत दिखा चुके हैं और दोनों ही दलों को अपनी अपनी कमजोरी का भी एहसास है। लिहाजा आने वाले 2 साल में दोनों ही राजनीतिक दलों की कोशिश अपने संगठन को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने की होगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। सूची पार्टी हाईकमान को भेज दी गई है और जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्ति कर दी जाएंगी, ये कहना है छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का। मोहन मरकाम के मुताबिक निगम मंडल के ज्यादातर पदाधिकारी सरकार से वेतन भत्ता नहीं लेंगे। कोरोना के चलते राज्य की माली हालत पहले ही ठीक नहीं है। निगम मंडल को लेकर और क्या कुछ कहा मोहन मरकाम ने, आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राजीव भवन का विस्तार होगा। इसके अलावा प्रदेश के 22 उन जिलों में जहां कांग्रेस कमेटी के भवन नहीं है, उन सभी 22 जिलों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटी का भवन बनाने का फैसला किया है। राजीव गांधी जी के जन्म जयंती 20 अगस्त को हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के 22 जिलों में भवन बनने हैं। उसका आज विस्तार से चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के निर्देशन में आज बैठक आयोजित की गई थी और हमारे सभी जिला अध्यक्षों ने भाग लिया था। जो जमीन आवंटन में क्या क्या विलम्ब हो रहे हैं, क्या प्रक्रिया में त्रुटि है, वो सबको कैसे निराकरण करना है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और आज हम भवन बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़े हैं। सोमवार माना जा रहा है घोषणा की तारीख होगी। देखिए, जब तक हाईकमान की स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक घोषणा नहीं हो पाएगी, इसलिए स्वीकृति के हम इंतजार कर रहे हैं। धर्मजीत सिंह ने कहा कि यह सफ़ेद हाथी पालने की कोशिश है, ये अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही। हमेशा डॉक्टर रमन सिंह जी कहते थे वित्तीय स्थिति नहीं, फिर भी हर साल संसदीय सचिव भी बनाए, निगम मंडलों की भी नियुक्ति की। हमारे कार्यकर्ताओं ने 1.5-2 साल तक इंतजार किया है। अभी हम लोग नियुक्तियां कर रहे हैं। वो हमारे कार्यकर्ता चाहें तो वे सैलरी नहीं भी ले सकते, सुविधाएं नहीं भी ले सकते। कई लोगों का ऐसा भी कहना है, तो नियुक्ति होने दीजिए। बाकी जो हमारे कार्यकर्ता अगर शासन निर्देश करेगा, कोरोना महामारी लंबा चलेगा, सैलरी नहीं लेना है, सुविधाएं नहीं लेना, तो उसके लिए भी हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। कैमरामैन योगेश राव के साथ धनवेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज, रायपुर। प्रदेश की भूपेश सरकार गोधन न्याय योजना के तहत 1.5 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीद सकती है। गोबर खरीदी के लिए बनी कैबिनेट की सब कमेटी ने इसकी सिफारिश की है। कैबिनेट सब कमेटी का ये प्रस्ताव अब कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, जिसमें इस पर अंतिम मुहर लगने के आसार हैं। गौरतलब है कि हरेली से पूरे छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना शुरू हो रही है। खबर बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ में नए संक्रमित जो मरीज है वो 96 मिले हैं, जिसमें से रायपुर से 35, बिलासपुर से 24 संक्रमित मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए गए। इधर डॉक्टर और पुलिसकर्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। छत्तीसगढ़ में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3163 पहुंच गई है। हम रुक करेंगे उमेश मौर्य, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। उमेश, लगातार प्रदेश में हम देख रहे हैं कोरोना का कहर बढ़ रहा है, नित्य नए मामले भी अलग अलग जिलों से, शहरों से सामने आ रहे हैं। फिलहाल क्या है इस पर पूरी जानकारी? देखिए, कल बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में कल 24 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित जो मरीज है वो सामने आए हैं। और यदि पूरे प्रदेश की बात करें तो रायपुर कल के दिन 35 कोरोना संक्रमित मामले रायपुर से आए हैं, यानी कि पूरे प्रदेश से मिलाकर 96 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। ये लग रहा था कि धीरे धीरे कोरोना का जो संक्रमण है वो खत्म हो रहा है, लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से 96 एक साथ कोरोना संक्रमण के जो मरीज जो सामने आए हैं उससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।
जिस तरीके से ये सोचा जा रहा था कि अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं, लेकिन एक बार फिर ये बम फूटकर ये साफ तौर पे ये स्पष्ट हो गया है कि अभी इसका कहर थमा नहीं है। जिस तरीके से रोज नए नित्य मामले सामने आ रहे हैं, उससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दूं कि बीते दिनों पहले यहाँ पर से पचपेड़ी थाने से एक कांस्टेबल था, उसे संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद यहाँ पर थाने में कई लोगों का सैंपल लिया गया था, जिसमें कई लोग उसमें संक्रमित हुए थे। इसके अलावा डॉक्टर्स और जो अब तो ये हो गया है, जो कोचिंग सेंटर है वहां तक के कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। बिलासपुर की बात करूं तो बीते 6 दिनों के भीतर ही नए मामले आए हैं, जो किसी से संक्रमण, कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं इसे अभी कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। एक ही परिवार से 6 लोग संक्रमित हुए थे, लेकिन इनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। मतलब अब जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है, लिहाजा इसे ध्यान में रखना होगा और ज्यादा से ज्यादा सैंपल जांच के लिए भेजने होंगे, ताकि जो जांच का दायरा अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि इसमें कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकेगी और जो संक्रमित है उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस संक्रमित व्यक्ति से प्रभावित ना हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने उमेश, धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर ढाया हुआ है। कोरोना के चलते पूरे देश में जहां आर्थिक मंदी का माहौल है, तो वहीं अनलॉक के बाद छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के किए गए सकारात्मक प्रयासों से राज्य में जीएसटी, ऑटोमोबाइल, कृषि सहित बाकी क्षेत्रों में तेजी दिखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 22% तक बढ़ा है। अनलॉक में छत्तीसगढ़ ने पकड़ी रफ्तार, संकट काल में छत्तीसगढ़ ने दिखाई राह, भूपेश के राज में अर्थव्यवस्था का सुधरा हाल। कोरोना संकट के दौरान जहां देश की अर्थव्यवस्था हिचकोले खाते हुए डगमगा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेहतर वित्तीय प्रबंधन देखने को मिल रहा है। भूपेश सरकार की कोशिशों से जहां जनता की खरीदने की शक्ति बढ़ी है, तो टैक्स कलेक्शन में भी प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और वनवासियों को राहत पहुंचाने के लिए वनोपज के संग्रहण में भी छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में इजाफा हुआ है। पिछले साल जून महीने के मुकाबले इस साल जून में जीएसटी कलेक्शन 22% ज्यादा हुआ है। रायपुर में मई महीने में जहां 7,603 बाइक बिकी थी, वहीं जून में ये संख्या बढ़कर 27,000 हो गई है। रायपुर में महीने में जहां 1,107 कार बिकी थी, वहीं जून में कार बिक्री बढ़कर 2,889 हो गई। आरटीओ कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन अवधि में छत्तीसगढ़ में अप्रैल में 891 वाहन, मई में 9,681 वाहन और जून में 32,982 वाहनों का रजिस्ट्रेशन परिवहन कार्यालयों में हुआ है। टैक्स के कलेक्शन में बढ़ोतरी और बाकी क्षेत्रों में खरीदी बिक्री बढ़ने की खास वजह है छत्तीसगढ़ सरकार की किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए दी जा रही सहायता राशि, जिसकी पहली किस्त मिलने के बाद प्रदेश के किसानों ने 3,000 से ज्यादा नए ट्रैक्टर खरीदे हैं। इसके लिए तो केवल और केवल प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप धन्यवाद भी दीजिए और बधाई भी दीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो पैसे का फ्लो हुआ किसानों को, हमने पहले साल 20,000 करोड़ की धान खरीदी की, 10,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, दूसरे साल 21,000 करोड़ की धान खरीदी की और 1,500 से 2,000 करोड़ इंश्योरेंस के पैसे किसानों के खाते में डाले। वनोपज का भी लगभग 700 करोड़ तेंदुपत्ता का अलावा और जो शुगर कैन गन्ना की कीमत हम लोगों ने 350 करोड़ के आसपास। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के किसानों के हाथ में लगभग 55,000 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन सरकार के द्वारा किया गया। छत्तीसगढ़ मनरेगा में जॉब कार्ड धारी परिवारों को 100 दिन का रोजगार देने में देश में शीर्ष पर है। इसी तरह लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार सृजन में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर है। पहली तिमाही में ही राज्य में 8 करोड़ 85 लाख दिन का रोजगार सृजन हुआ है। अब तक 55,981 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया है। देश में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 41% है। छत्तीसगढ़ ने रोजगार सृजन के मामले में साल भर के लक्ष्य का 66% हिस्सा पूरा कर लिया है। इसमें टारगेट का 70% से अधिक काम करने में नक्सल प्रभावित जिले आगे हैं। एक समय ये था कि देश में सर्वाधिक मनरेगा
मजदूर छत्तीसगढ़ में कार्यरत थे। और ये भी प्रसन्नता का विषय है कि हम तत्काल 15 दिन के अंदर में सब लोगों का भुगतान कर दिए। एक भी शिकायत भुगतान के मामले में नहीं मिला है, जबकि पिछले सरकार में स्थिति ये रही है कि पिछली सरकार तो चली गई, उसका भुगतान को हमारी सरकार को करना पड़ा। अभी हमारी सरकार में मनरेगा में 26 लाख मजदूर काम किए, जो रिकॉर्ड है छत्तीसगढ़ में। 15 लाख से कभी अधिक काम नहीं किए थे। इस साल 26 लाख मजदूरों ने काम किया है। लॉकडाउन की अवधि में छत्तीसगढ़ लघु वनोपज के संग्रहण में भी देश में पहले नंबर पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में कृषि और उससे संबंधित कार्यों में बनी तेजी की तारीफ की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संकट के समय भी छत्तीसगढ़ को नई राह दिखाई है। इस दौरान राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की वो भूपेश सरकार के संकल्प का ही नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। रायपुर के सांसद सुनील सोनी के पीएसओ के कोरोना पॉजिटिव होने के चलते कोतवाली पुलिस ने कई बीजेपी नेता और पत्रकारों को होम क्वारंटीन कर दिया। उनके घरों के बाहर कोविड-19 के पोस्टर चिपका दिए। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी नेता और पत्रकार संघ ने कोतवाली थाना टीआई पर सवाल खड़े किए। एसपी को ज्ञापन देकर इसकी शिकायत भी की। आरोप है कि कोतवाली टीआई ने स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को जानकारी दिए बिना ये कदम उठाया। हालांकि एसपी संवाद की कमी की बात कहकर मामले को शांत कहते नजर आए। के जो टीआई है सिटी कोतवाली के, वो रात में देर रात सब पत्रकारों के यहाँ स्लिप चिपकाना शुरू कर दिया था, क्वारंटाइन रहेंगे आप लोग ऐसे करके, जबकि उसके पास न कोई स्वास्थ्य विभाग से कोई अधिकृत जानकारी थी, न कोई अनुमति पत्र। सीधा वो वहाँ से स्लिप लिया और सबके यहाँ चिपका दिया। तो उसके खिलाफ भी आज पत्रकार लोग पूरे धरना प्रदर्शन कर एसपी साहब के पास गए थे ज्ञापन सौंपने। मिसकम्युनिकेशन हुआ है कि ऐसा सभी लोगों को बोला गया 14 दिन क्वारंटीन करने के लिए करके, लेकिन इसके बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट में क्लैरिफाई किया है और कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुआ है। वैसे तो क्वारंटीन सेंटर लोगों की जान बचाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कवर्धा के पंडरिया ब्लॉक में बना एक क्वारंटीन सेंटर ऐसा भी है जहां युवक ने परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की। वजह थी क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था। युवक का आरोप था कि उसे कुंडा के क्वारंटीन सेंटर में लगभग 25 दिनों से रखा गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी उसे छुट्टी नहीं दी गई। ऊपर से अव्यवस्थाएं भी बहुत थी, लिहाजा उसे जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने आत्महत्या की कोशिश की और इसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। 25 दिन हो गए, मुझे छुट्टी नहीं मिला। यहाँ भी निगेटिव आ गया मेरा रिपोर्ट है और एसडीएम से बहुत दरख्वास्त हर तरह से कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिले थे। मोर मानसिक संतुलन बिगड़ा था हमारा। अब मोर पास कोई चारा नहीं आत्महत्या करे छोड़, मैं आत्महत्या कर रहा था। एक हर जिम्मेदारी शासन प्रशासन जो भी है माँ वो कर बढ़ जाए। एरिया में छुट्टी नहीं देती है, कोई मोर पर ध्यान नहीं देते। मैं सब तरह से कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आत्महत्या करे छोड़ कुछ नहीं कर सकूँ। मुझे आज की जगह छुट्टी नहीं मिली, मैं आज रात को आत्महत्या कर रहा हूँ। मुझे जल्द से छुट्टी मिलना चाहिए बस। दुर्ग कलेक्टर में शनिवार को उस वक्त हलचल बढ़ गई जब एक शख्स खाट के सहारे न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। पैरालिसिस से पीड़ित शख्स को मजबूरी में यहां के चक्कर लगाने पड़े। दरअसल पूरा मामला भिलाई के कैंप 2 से जुड़ा है। पीड़ित का अपने भाई से जमीन को लेकर विवाद है। ये मामला कोर्ट में लंबित है। फिर यहाँ शमीम अख्तर नाम का शख्स उसे ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़ित शख्स के घर की महिलाओं के वीडियो वायरल करने की धमकी देकर विवादित जमीन पर अवैध निर्माण कर रहा है। इसकी शिकायत लेकर वो कई बार पीड़ित थाने के भी चक्कर लगा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर उस खाट के सहारे कलेक्टोरेट गुहार लगाने आना पड़ा उसे। हमें प्रताड़ित कर रहा बहुत। आवेदन दिए थे, सब कर चुके हम लोगों ने, सब दबा दिया उसने। पूरा काम हमारा पेपर था ना, वीडियो उसने बनाया, बोलता है लड़की का। पूरा घर में सामने कैमरा लगाया उसने, पीछे भी लगाया, सब कैमरा, बाहर भी लगाया कैमरा। धमकी दिया, हाँ तुम लोग कुछ करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। प्रार्थी है, कैंप 2 निवासी है भरत लाल गौर करके। तो इसकी कोई ज़मीन संबंधी विवाद है और ये खुद ही अतिक्रमण करके वहाँ पर रह रहे हैं और इसके भाई के साथ अपना विवाद है और इसमें कोई तीसरा पक्ष भी इसमें इंटरफेयर कर रहा है। ये एक शिकायत थी उनकी, जिसको लेकर उनके द्वारा यहाँ पर आकर खाट में सो कर एक प्रकार से प्रतीकात्मक रूप से एक प्रदर्शन जैसा किया जा रहा था। तो अभी समझा बुझा के वापस उनका खाट हटाया गया और भेजा गया है।